मैं डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव आज के इस लेक्चर में BCC 132 प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 2 में भूमि बाजार के संदर्भ में कुछ बातें आपसे करने के लिए उपस्थित हूँ। मैं डॉक्टर मुकेश श्रीवास्तव इस समय इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं सहायक अध्यापक के पद पर आसीन हूँ और इग्नू रीजनल सेंटर लखनऊ के प्रावधान से ये लेक्चर आयोजित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं भूमि बाजार के बारे में। उसके समझने से पहले हम कुछ पिछले लेक्चर्स में जिसमें हमने साधन बाजारों और श्रम बाजारों के बारे में बात करी थी, उन इकाइयों के में हमने क्या सीखा था उसकी बारे में बात कर लेते हैं। उसके बाद हम इसमें आगे बढ़ते हैं। 5वीं और 6ठी इकाई में साधन बाजार और श्रम बाजारों को जान लेने के बाद मेरे हिसाब से आप सब इस इकाई में भूमि बाजारों में कार्य करने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए सक्षम होंगे। किसी अर्थव्यवस्था में भूमि बाजार बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था में भूमि की आपूर्ति स्थिर है, यानी कि हम उसको बढ़ा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। जितनी भूमि हमें मिली है प्राकृतिक सोर्सेस से, प्रकृति से, उसी के बारे में वही हमारी आपूर्ति है, सप्लाई है। इसलिए भूमि बाजार में भूमि की मांग और कीमतों में प्रायः होने वाले परिवर्तनों से प्रभावित होते रहते हैं। भूमि के स्वामित्व के कब्जे के बारे का जो अधिकार होता है, या जोतने या खेती करने का अधिकार है, किसी दूसरे का कब्जा करने से रोकने का जो अधिकार है, निर्माण करने का अधिकार है, इस तरीके के बहुत सारे अधिकार और बाध्यताएं भूमि के साथ शामिल होती है। किसी भी व्यवसाय के लिए भूमि महत्वपूर्ण साधन है। भूमि का अनोखा तत्व कीमतों में होने वाले परिवर्तनों से भूमि की स्थिर आपूर्ति का अप्रभावी रहना है। सामान्य तौर पर उत्पत्ति के साधनों का आपूर्ति वक्र जो ढाल होता है, सप्लाई कर्व जो होता है, वो ऊपर की तरफ उठता होता है। अर्थात जैसे जैसे कीमतों में वृद्धि होती है तो साधन की आपूर्ति बढ़ जाती है। लेकिन भूमि की आपूर्ति क्योंकि स्थिर होती है तो इसका वक्र ऐसा नहीं आता। तो ऐसा आपको वक्र देखने को नहीं मिलेगा। इसका जो वक्र होता है नॉर्मली ऊर्ध्वाधर होते हैं, वर्टिकल ऊपर की तरफ होता है। अब हम बात करने जा रहे हैं इस विषय के बारे में कि हमारा भूमि जो बाजार है वो है क्या, उसके बारे में थोड़ा जानना बहुत ज़रूरी है कि हम भूमि बाजार कहते किसको हैं। सामान्य बोलचाल की भाषा में मकान, दुकान, वाहन, मशीन, इस जैसी जितनी भी आस्तियाँ होती हैं, इनके उपयोग के बदले किए जाने वाले जो भी संविदात्मक पेमेंट होते हैं या भुगतान होते हैं, इसके लिए लगान शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम रेंट भी कहते हैं। अर्थशास्त्रियों ने परंपरागत रूप से इस शब्द का प्रयोग केवल भूमि के लिए किया है और कहीं पे रेंट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। भूमि और भूमि जैसे और भी जो हमारे पास संपत्तियां हैं, अवेलेबल हैं या हमारे पास है, तो वास्तव में लगान शब्द का जो उद्भव है, ये लगान शब्द आया कहाँ से? सामंत वाली समाज में से ही हुआ है। जैसे हमारे यहाँ पहले सामंतशाही समाज हुआ करता था, यहाँ पे भूस्वामी होते थे, जमींदार होते थे, उन्हीं के ही स्वामित्व में ज़्यादातर भूमि रहती थी। तो ये क्या करते थे कि ये भूमि के खंडों को पर जो ना खेती करने के लिए कुछ भुगतान प्राप्त करते थे। लगान वह भुगतान है जो मृदा के उत्पादक उपयोग हेतु भुगतान किया जाता है। लगान एवं भूमि के मूल्य के बीच एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। हम लगान जिसको बोलते हैं और भूमि का मूल्य दो अलग अलग चीज़ें होती हैं। इसमें बहुत महत्वपूर्ण अंतर होता है कि जहाँ भूमि लगान का अर्थ भूमि की एक इकाई का उपयोग करने के बदले चुकाई गई कीमत से है। यानी कि अगर हम एक यूनिट किसी भी भूमि का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बदले इस्तेमाल कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं किसी भी तरह से, कोई बिजनेस करने के लिए, खेती करने के लिए, तो उसके द्वारा चुकाई गई कीमत है, इसी को हम लगान कहते हैं। वहीं भूमि का मूल्य किसी भी समय किसी भी बिंदु पर भूमि के एक खंड को खरीदने के लिए एक चुकाई गई कीमत होती है। यानी अगर हम स्वामित्व प्राप्त करना चाहें किसी भी भूमि का, तो हमें उसके लिए भूमि का कुछ मूल्य जो निर्धारित है वो हमको चुकाना पड़ता है, उसको हम उसकी कीमत कहते हैं। तो ये भूमि का मूल्य है और लगान जो है वो उसकी एक इकाई को उपयोग में लाने के लिए जो हम कीमत चुकाते हैं, ये दो अलग अलग चीज़ें।
भूमि के उपयोग के प्रतिफल के रूप में लगान को समझने की कोशिश करते हैं। रेंट जो है वो लैंड यूज के लिए कैसे हमारे रिटर्न में आता है। तो किसी स्थिर साधन की कीमत को सामान्यतः लगान अर्थात या विशुद्ध आर्थिक लगान के रूप में जाना जाता है। रेंट होता है या प्योर इकोनॉमिक रेंट होता है, इसके बारे में बात की जाती है। अर्थशास्त्री न केवल भूमि को बल्कि उत्पत्ति के ऐसे किसी भी साधन के प्रतिफल को लगान के रूप में निरूपित करते हैं जिसकी आपूर्ति स्थिर होती है। आपूर्ति, क्योंकि भूमि हमारी एक स्थिर आपूर्ति वाली वस्तु है या चीज है, तो वहां पे ऐसी जो प्रतिफल होता है उनके लगान के रूप में बताया जाता है। तो भूमि की अगर हम आपूर्ति कर्व की बात करें तो इसका जो आपूर्ति कर्व होता है वो पूरी तरह से इनइलास्टिक होता है, बेलोजदार होता है और वर्टिकल रेखा मिलती है। यानी कि अगर हम उसका ग्राफ खींचना चाहें तो हमें एक वर्टिकल खड़ी हुई सीधी रेखा मिलेगी। जबकि भूमि के लिए जो मांग वक्र होता है यानी डिमांड कर्व होता है वो हमेशा नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है। और संतुलन उस बिंदु पर निर्धारित होता है जहां आपूर्ति कर्व यानी सीधे आपूर्ति कर्व जो है और हमारा जो डिमांड कर्व है जहां एक पॉइंट पे काट रहे होते हैं एक दूसरे को, वहां पे संतुलन हमको मिलता है। तो एक दूसरे को काटते हैं, तो संतुलन बिंदु जहां पे मिलता है लगान का निर्धारण वही करता है। ये एक स्थायी संतुलन होता है भूमि के केस में। यदि लगान संतुलन स्तर से अधिक है तो सभी फर्मों द्वारा भूमि की मांग स्थिर आपूर्ति से कम हो जाएगी। कुछ भूस्वामी अपनी भूमि को इस स्तर के लगान पर उठा पाने में सफल और कम लगान पर ही भूमि उठाने के लिए सहमत हो जाते हैं। तो अंततः लगान की प्रवृत्ति संतुलन बिंदु पर आने की रहती है। इस प्रकार लगान संतुलन स्तर से नीचे भी नहीं रह सकता। केवल एक प्रतिस्पर्धी कीमत पर भूमि की मांग और आपूर्ति बराबर होती है, जिसको हम बाजार का संतुलन अवस्था में, जहाँ संतुलन अवस्था होती है वहीं पे भूमि की मांग और आपूर्ति का जो कर्व है एक दूसरे को काट रहा है, तो वही हमारी संतुलन की अवस्था बाजार की कहलाती है। भूमि उत्पत्ति का एकमात्र साधन है जो प्रकृति से मानव को निःशुल्क उपहार मिला है। प्रकृति ने हमको भूमि के रूप में एक ऐसा उपहार दिया है जिसको हम अलग अलग चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। भूमि का जो मतलब है, इसके अंतर हम किस किस चीज़ों की बात करते हैं, तो इसके अंतर्गत भूमि की सतह आ सकती है, खनिज संपदा है, वन है, जलधाराएं, ये सब इसके अंदर आते हैं। इसलिए कीमत में परिवर्तन के प्रति गैर प्रभावनीयता दर्शाने वाले सभी साधनों को भूमि के अंतर्गत ही शामिल किया जाता है। नॉन रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ सप्लाई होती है जिसकी, उसकी अंतर्गत भूमि के अंदर ही इन सब चीज़ों को रखा जाता है। खेती के लिए समतल भूमि सीमित हो सकती है, लेकिन वनों को काट कर उनको साफ करके ऊबड़ खाबड़ भूमि को समतल करके खेती योग्य बनाया जा सकता है। इसी प्रकार कीमतों में परिवर्तन होने, विशेष रूप से वृद्धि हो जाने के केस में धातु या गैर धातु यानी खनिजों की खोज एवं निकासी है तो बेहतर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके या प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके भूमि के नीचे गहराई में खनन करके या पहले घटिया समझे माने जो अयस्क होते हैं उनका भी खनन करके खनिजों की आपूर्ति को बढ़ाया जा सकता है। इसको हम बढ़ा सकते हैं। इतना ही नहीं, तकनीक और ज्ञान से मिट्टी की जो सॉइल की मिट्टी जो होती है उसकी उर्वरा शक्ति को, उपजाऊ शक्ति को भी हम क्या कर सकते हैं, सुधार भी सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और अगर खो गई है तो उसको वापस भी ला सकते हैं। तो ये आज के युग में संभव है, लेकिन जंगलों को साफ करके या घटिया भूमि को समतल करके उसे खेती योग्य बना ले जाने की एक सीमा है कि अगर कोई बंजर भूमि हमारे पास है और हम उस बंजर भूमि को खेती योग्य बनाना चाहते हैं, तो हम आज की समय में हमारे पास टेक्नोलॉजी है, ऐसे ऐसे हमारे पास खनिज तत्व हैं या उर्वरा हैं जिसका इस्तेमाल करके हम उसको जो भूमि है हमारी उसको हम उपजाऊ बना सकते हैं। लेकिन फिर भी उसको उपजाऊ बनाने की एक सीमा होती है। तो इस प्रकार कृत्रिम साधनों से मिट्टी की उर्वरा शक्ति को एक सीमा से अधिक बढ़ाया नहीं जा सकता है। एक लेवल है जहां तक हम उसको बढ़ा ले जाते हैं। यही बात खनिज उत्पादनों पर भी लागू होती है कि एक सीमा तक ही हम खनिजों का खनन कर सकते हैं। उसके बाद अगर वहाँ पे खनिज उपलब्ध नहीं है फिर भी हम खनन करते जा रहे हैं, तो इसका मतलब हम अपनी भूमि को ही नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि भूमि में एक खंड पर केवल कपास की खेती होती है। यदि
कपास की मांग में वृद्धि होती है। मैं आपको व्युत्पन्न डिमांड या व्युत्पन्न मांग के बारे में बताना चाहता हूँ कि भूमि की जो व्युत्पन्न डिमांड होती है वो किस तरह से बढ़ती है, जो डेराइव डिमांड होती है वो कैसे बढ़ती है। तो मान लीजिए भूमि के किसी एक पर्टिकुलर खंड पे हम कपास की खेती कर रहे हैं और वो कपासी खेती के लिए ठीक भी है अगर वो भूमि, तो यदि कपास की मांग बढ़ेगी बाजार में, की डिमांड में इंक्रीमेंट आएगा, बढ़ोतरी होगी, तो कपास उगाने वाली भूमि के लिए जो डिमांड कर्व होगा वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठ जाएगा। ऐसी में भूमि में लगान की वृद्धि हो जाएगी। ये तो मानी हुई बात है कि अगर हमारे पास जिस खेत पे कपास ज़्यादा हो रहा हो, कपास की डिमांड बढ़ रही है, तो उसके लगान में भी बढ़ोतरी होगी, इंक्रीमेंट होगा। इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव होगा। कपास की कीमत में वृद्धि हो जाने से कपास उगाई जाने वाली जो भूमियां हैं उसकी कीमत भी बढ़ जाती है। तो इससे पता लगता है कि जो भूमि की मांग होती है डिमांड होती है किसी भी लैंड की, उस वो कैसी होती है, डेराइव डिमांड होती है, व्युत्पन्न डिमांड होती है, यानी कि किसी की वजह से वो उत्पन्न हो रही है। तो ये सिद्ध करता है कि उत्पत्ति के साधनों की जो मांग होती है, चाहे उत्पत्ति का कोई भी साधन हो, श्रम हो, आपकी लैंड हो या पूंजी हो, इन सब की जो जो डिमांड है, साधनों की जो मांग है, ये सब डेराइव डिमांड होती है, व्युत्पन्न डिमांड होती है। अर्थात साधनों की मांग इसलिए की जाती है क्योंकि उसके द्वारा जो उत्पादित वस्तु होती है उनकी मांग होती है बाजार में। इसलिए भूमि का लगान भूमि पर उत्पादित वस्तु के मूल्य से व्युत्पन्न होता है कि जो भी चीजें हम उस भूमि पर उत्पादित कर रहे हैं उसके मूल उस पे उसकी जो उत्पादित वस्तु उसका अगर मूल्य जैसा मार्केट बाजार में होगा, उसी के हिसाब से हमारी जो संसाधन है या साधन है उनकी भी मांग बाजार में बढ़ेगी। तो भूमि का जो लगान है वो भी उसी हिसाब से बढ़ेगा और इसके विपरीत ये नहीं जाता है। किसी भी अगर हम इसमें इनपुट की बात करें कि किसी आगत के लिए जो मांग होती है, यानी कि अगर जैसे हमने आपको बताया कि आउटपुट यानी कि भूमि से जो भी उत्पन्न हो रहा है उसकी अगर प्राइस बढ़ रहे हैं तो भी वो भी डेराइव डिमांड होगी। इसी तरह से जो हमारे इनपुट्स हैं, यानी कि हम जो लागत उसमें लगा रहे हैं, आगत जो भी चीज़ें हैं, है ना, वो उसकी जो डिमांड होती है वो भी डेराइव्ड होती है। अब अगर जमीन के अंदर कपास की खेती बढ़ेगी तो ये भी मानी हुई बात है कि जो भी खेती के लिए चीज़ें हम प्रयोग करेंगे एज एन इनपुट, उसकी भी डिमांड डेराइव होगी। तो इसका अर्थ ये है कि आगत की कीमत उस आगत के सीमांत उत्पाद के मूल्य तथा आगत द्वारा उत्पादित वस्तु की कीमत के गुणनफल के बराबर होगी। या दूसरे शब्दों में इसको समझने की कोशिश करें कि कोई फर्म किसी आगत की किसी एक अतिरिक्त इकाई के लिए उतना ही धन खर्च करने के लिए तैयार होगी जितना फर्म को उस अतिरिक्त इकाई को रोजगार पर रखने पर उत्पादन में वृद्धि के रूप में प्राप्त होगा। ये साधन की अतिरिक्त इकाई द्वारा उत्पादित वस्तुओं की जो मात्रा होती है तथा बाजार में उस उत्पाद की उस मात्रा को बेचने से अर्जित आगम यानी कि जो भी रेवेन्यू से आ रहा है उससे अगर गुणा करें तो उससे प्राप्त गुणनफल के बराबर होता है। तो व्यक्तिगत फर्मों की मांग कर्वों को अगर हम देखें तो उसमें क्षैतिजी गुणा हॉरिजॉन्टल एडिशन मिलता है, उत्पादन योग उत्पाद के लिए मिलता है, योग उत्पाद के लिए बाजार का मांग कर्व के बराबर आता है। तो ऐसी दशा में क्या होता है, एक आगत की आपूर्ति विशिष्ट रूप से आगतों के स्वामियों के व्यवहार पर भी निर्भर करती है। हाँ, ये भूमि के मामले में लगभग स्थिर होती है और किसी संसाधन की अगर आप बात करें, जैसे हम पूंजी की बात कर लें या श्रम की बात कर लें, वहाँ पे कुछ अलग हो सकती है, लेकिन भूमि के मामले में जो आपूर्ति है वो लगभग स्थिर होती है। इसलिए अधिकांश मामलों में भूमि के जो आपूर्ति कर्व है वो हमारे पास ऊर्ध्वाधर होता है, माना जा सकता है कि वर्टिकल मिलता है ज़्यादातर केसेस में। कुछ मामलों में पड़ती या खेती योग्य जो भूमि होती है तो खेती योग्य बनाकर भूमि की आपूर्ति की एक सीमा तक वृद्धि की जाती है। मतलब हमने जैसे कि हमारे पास लैंड जो लैंड है, खेती के लिए ज़मीन है, वो अगर हमें कम पड़ रही है और हमारी मार्केट में उस उत्पाद की डिमांड बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है, तो हम क्या करने की कोशिश करते हैं, ऐसी गैर खेती योग्य जो ज़मीनें होती हैं उनको भी हम किसी तरह से कोशिश करते हैं उनको खेती योग्य बनाएं और ताकि डिमांड बाजार की जो मांग है उसको हम पूरा कर सकें। तो उस तरह से हम उसकी आपूर्ति को बढ़ाने की कोशिश किया जा सकता है। तो इसी फिर भी एक सीमा तक ही विवर्तित हो सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं हो सकता। तो इतना ही नहीं, किसी विशिष्ट कार्य अथवा क्रिया के लिए भूमि की आपूर्ति का जो वक्र होता है समान रूप से ऊर्ध्वाधर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि भूमि के को एक उपयोग से हटाकर अगर दूसरे उपयोग में लाया जा सकता है। हम खेती कर रहे हैं, वहीं पे हम कोई प्लांट लगा दें उसका,
कोई और चीज़ का प्रोडक्शन करने लग जाए तो दूसरी चीज़ों में भी ला सकते हैं। तो कहीं कहीं ऊर्ध्वाधर नहीं होता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर जो आपूर्ति होती है वो ऊर्ध्वाधर ही होता है, वर्टिकल ही होता है उसका जो वक्र होता है। एक प्रतियोगी बाजार में सभी इकाइयों की कीमत ग्राही होती है। जितनी भी इकाई, जब हम परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट की बात करें तो वहाँ पे जितने भी फैक्टर्स होते हैं, एक्टर्स होते हैं, वो सब प्राइस टेकर, सबको सबके ऊपर खर्च होता है कुछ ना कुछ, तो कीमत ग्राही होते हैं सारे, इसलिए कोई भी लागत की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता। भूमि की जो कीमत है व्युत्पन्न मांग कर्व एवं ऊर्ध्वाकार जो आपूर्ति कर्व होता है उसके कटान बिंदु पर निर्धारित होती है। जहाँ पे ये आपका वर्टिकल कर्व आपूर्ति कर्व है और डिमांड कर्व आ रहा है, तो जिस पॉइंट पे वो मिलेगा वो संतुलन लगान का पॉइंट होता है जहाँ पे वो काटता है। तो भूमि को प्रयुक्त करने वाले उपयोगकर्ता लगान पर उठने वाली भूमि यानी कि लगान पर लेने वाली भूमि इस प्रकार से समायोजित करता है कि जो उसके सीमांत उत्पाद का मूल्य बाजार लगान या मूल्य के बराबर हो जाए। संतुलन लगान की स्थिति जहाँ पे मिल जाती है वहाँ पे हम उसको इक्विलिब्रियम मानते हैं उसका, या संतुलन बिंदु मानते हैं। तो वहाँ के हिसाब से बाजार का उसका मूल्य जो होता है वो तय किया जाता है, इसीलिए उसको संतुलन लगान की स्थिति कहते हैं उस पॉइंट पे। अब हम देखते हैं कि अगर सरकार जो टैक्स लगाती है, इस पे टैक्स की वजह से भूमि पर क्या प्रभाव पड़ते हैं, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से टैक्स लगाए जाते हैं या जो लगान हमको उस पर वसूल रहे होते हैं, उस लगान पे क्या असर पड़ता है। तो भूमि की जो आपूर्ति क्योंकि स्थिर होती है तो उसके जो इम्प्लीकेशंस होते हैं उसको समझने की ज़रूरत है इसमें। मान लीजिए सरकार जो भूस्वामी हैं यानी कि लैंड ओनर्स हैं, उन पर भूमि से होने वाली आय पर कर लगाना चाहती है तथा एक सुनिश्चित करते हुए कि भवनों या अन्य सुधारों पर कोई कर नहीं है, तो भूमि से प्राप्त सभी लगानों पर 50% की दर से अगर कर लगा देती है तो भूमि की जो कुल मांग है और उसकी जो आपूर्ति है इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा कि अगर 50% का कर लगा दिया जाए, लगा जो भी हमारी आय हो रही है उससे। तो वास्तविकता तो यह है कि करारोपण के बाद भूमि की सेवाओं हेतु मांगे जाने वाली मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। भले ही मांग वक्र विवर्तित क्यों ना हो जाए, थोड़ा सा भी सप्लाई कर्व जो है या डिमांड कर्व और आगे से शिफ्ट हो सकता है कि हमारा जो डिमांड कर्व थोड़ा आगे की तरफ बढ़ जाए, शिफ्ट हो जाए, लेकिन उसमें जो मांग होती है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है। तो 50% कर होने पर भी लोग भूमि की संपूर्ण स्थिति की आपूर्ति की मांग करते हैं। इस प्रकार आपूर्ति में स्थिर भूमि सेवाओं पर बाजार लगान यानी कि जो भी कर सहित बाजार लगान हमारे पास आ रहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। हाँ, हमारा जो संतुलन बिंदु है वो थोड़ा सा एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। कैसे शिफ्ट हो जाता है इसको भी थोड़ा समझते हैं कि जो करारोपण है इससे स्वामियों द्वारा प्राप्त लगान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चूंकि करारोपण से भूमि की मांग और पूर्ति अपरिवर्तित रहती है, इसलिए करारोपण से बाजार की कीमत भी अप्रभावित रहेगी, उस पर भी कोई असर उसका आएगा नहीं। इसलिए कर का भुगतान पूरी तरह से भूस्वामी जो भी होते हैं उनकी आय से किया जाता है, यानी कि जितनी भी आय हो रही है उसी से उसका कर का भुगतान किया जाएगा। इससे किसान द्वारा भुगतान की गई कीमत एवं भूस्वामी द्वारा प्राप्त कीमत में अंतर आ जाता है। अब क्योंकि हम भूस्वामी जो है वो अगर एक्स्ट्रा टैक्स दे रहा है गवर्नमेंट को, तो उससे क्या हो रहा है उसका जो लागत है वो लागत थोड़ी बढ़ जाएगी। तो ये मानी हुई बात है कि जो भी कीमत है प्राप्त भूस्वामी को प्राप्त कीमत है और जो किसान यानी कि जो जो लगान भर रहा है उसकी दोनों की कीमतों में कुछ अंतर आ जाता है। तो भूस्वामी के मामले में जब सरकार 50% कर लगा देती है तो प्रभाव उतना ही होगा कि जैसे भूस्वामी की जितनी भी नेट डिमांड होती है यानी कि निवल मांग जो भी है वो एक कर उसका जो कर होता है वो एक जगह से शिफ्ट होकर शायद थोड़ा आगे की तरफ आ जाए। लेकिन क्योंकि हमारा सप्लाई का जो कर्व है या कह लें कि जो आपूर्ति कर्व है क्योंकि वो वर्टिकल होता है, ऊर्ध्वाधर होता है, तो उसमें ज़्यादा कोई अंतर नहीं आता। लेकिन जो संतुलन बिंदु है केवल वो संतुलन बिंदु एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो भूस्वामी के का जो संतुलन बिंदु केवल एक पॉइंट से दूसरी जगह शिफ्ट होगा, बाकी और कोई अंतर उसमें आएगा नहीं, आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्योंकि ये भी मान के चलते हैं, ये भी पता है हमको कि जो पूरा कर जो है अंततः
परफेक्टली इनइलास्टिक आपूर्ति में साधनों के स्वामियों पर ही विवर्तित हो जाता है। तथापि साधन आय में यह कमी साधन के लिए आर्थिक अदक्षता पैदा नहीं करती है, थोड़ा सा उसमें कोई अदक्षता आती नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि विशुद्ध लगान पर कर किसी भी व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं लाता, क्योंकि जो डिमांड है, विशुद्ध जो हमारे पास कर पहुंच रहा होता है उसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता, उसके व्यवहार में किसी तरह का कोई अंतर नहीं आता। तो भूमि की मांग करने वाले करारोपण से प्रभावित नहीं होते, क्योंकि इस भूमि की कीमत एज इट इज रहती है, मतलब यथावत रहती है, उसकी कीमतों में कोई अंतर नहीं आता। तो भूमि की आपूर्ति करने वालों का व्यवहार भी पहले जैसा ही रहता है, क्योंकि भूमि की आपूर्ति तो स्थिर है, वो एक उसकी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है, वो ज़्यादा बदलती नहीं है। तो इस प्रकार करारोपण के बाद भी अर्थव्यवस्था पूर्ववत संचालित होती रहती है, और कर अर्थव्यवस्था में किसी प्रकार की जो इनडेफिशिएंसीज आ सकती हैं, यानी कि अदक्षताएं आ सकती हैं, या कोई डिस्टॉर्शन या विकृति पैदा हो, वो सब नहीं होता है, उस तरह से नहीं आता। तो जैसे कि एक इकोनॉमिक्स थे हेनरी जॉर्ज, ये जो परिणाम ऊपर निकाले हैं उन्होंने एकल कर आरोपण पर आधारित है हेनरी जॉर्ज के। बाद में उनका उपयोग जो है ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे फ्रैंक रामसे, उनके द्वारा किया गया। तो उन्होंने सिद्धांत इसका विकसित करने के लिए किया था। जॉर्ज का तर्क था कि क्योंकि गैर सुधारी भूमि का मूल्य जो होता है वो अनर्जित होता है, यानी कि जिस भूमि को हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो उसमें किसी तरह का कोई अर्निंग तो हो नहीं रही है, तो अनअर्न्ड होता है। इसलिए ना तो भूमि और ना भूमि के मूल पर कोई कर उत्पादक व्यवहार को कोई प्रभावित कर पाएगा। यदि भूमि पर अधिक ऊंची दर से कर लगाया गया हो तो भी भूमि की उपलब्धता में कोई कमी नहीं आएगी, जैसा कि अन्य वस्तुओं के मामले में होता है। और ना भूमि की मांग में कोई कमी आती है, क्योंकि भूमि उत्पादक कार्यों में प्रयुक्त की जा रही है। रामसे कर के पीछे रामसे का जो तर्क है वो भी लगभग एक ही जैसा है, कि यदि किसी वस्तु की आपूर्ति और मांग अत्यधिक बेलोजदार, यानी कि परफेक्टली इन या बहुत ज़्यादा इनइलास्टिक है, तो इस पर लगाया गया कर का जो क्षेत्रक में उत्पादन है या उपभोग है, उस पर बहुत कम प्रभाव पड़ता है। तो जो रिजल्टिंग डिस्टॉर्शंस हैं, या कहें जो विकृतियां आने वाली होती हैं, वो कम ही रहती हैं, ज़्यादा नहीं होती उस केस में। अब हम लगान के सिद्धांतों के बारे में जानते हैं कि कुछ लगान से संबंधित सिद्धांत भी होते हैं, उनका अध्ययन करते हैं। तो ये समझना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि लगान क्यों दिया जाता है और लगान किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए लगान के 3 सिद्धांतों को प्रतिपादित किया गया है, जिसको हम अभी अध्ययन करेंगे इस लेक्चर में। रिकार्डो का लगान सिद्धांत है, जिसे लगान के प्रतिष्ठित सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा मार्शल का सिद्धांत है, लगान का आधुनिक सिद्धांत है, इसको मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट कहते हैं। ये तीनों सिद्धांत है जिनको हम एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम रिकार्डो के सिद्धांत को समझते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रसिद्ध शास्त्री थे डेविड रिकार्डो। इन्होंने लगान को पृथ्वी से उत्पादित उस अंश के रूप में परिभाषित किया था जो मिट्टी की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियों के उपयोग के बदले भूस्वामी को भुगतान किया जाता है। यानी कि जो चीज़ें हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मिट्टी सॉइल यूज़ कर रहे हैं, लैंड को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको जब हम इस्तेमाल करते हैं तो जो भूस्वामी है उसको हम जो भुगतान करेंगे उसको लगान कहते हैं। परिभाषा के अनुसार भूमि की में इसकी प्रकृति, स्थिति, पर्यावरण और सुनिश्चितता के संदर्भ में कुछ मौलिक तथा स्थायी गुण होते हैं। लगान इन्हीं गुणों के इस उपयोग के बदले भुगतान किया जाता है, तथा भूस्वामी को लगान सघन तथा विस्तारित दोनों ही प्रकार की खेती के लिए प्राप्त होता है। तो बेसिकली हम जो रिकार्डो का सिद्धांत पढ़ते हैं वो हम दोनों तरह की खेती के लिए पढ़ते हैं, सघन खेतियों के लिए भी पढ़ते हैं और विस्तारित खेतियों के लिए, यानी कि इंटेंसिव कल्टीवेशन और एक्सटेंसिव कल्टीवेशन, दोनों के लिए ही पढ़ा जाता है रिकार्डो का ये लगान सिद्धांत। तो सबसे पहले हम सघन खेती के जो भी कारक हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि सघन खेती में लगान सिद्धांत किस तरह से काम करता है।
पहले हम सघन खेती का मतलब समझ लेते हैं। तो सघन खेती के अंतर्गत कृषक जो भी खेतिहर होता है या किसान होता है, भूमि के एक ही खंड पर उत्पत्ति के अन्य साधनों की उत्तरोत्तर इकाइयों का उपयोग सघन रूप से करता है। मतलब एक ही लैंड के किसी भी पोर्शन को पे वो खेती करेगा और सघन खेती करेगा, जिससे क्या होगा, उसकी हर इकाई का उपयोग बहुत ज़्यादा होगा, ताकि जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होती रहे। तो वह श्रमिकों की संख्या भी अधिकाधिक करेगा उसमें, तो उस बिंदु तक लगाता रहता है जब तक कि एक अतिरिक्त श्रमिक लगाने में सीमांत आगत उत्पाद यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो होता है वो जो बाजार मजदूरी से अधिक रहता है। जब तक ये एमआरपी जो हमारा है, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, ये बाजार की मजदूरी दर से अधिक रहता है, तब तक ये संख्या बढ़ाता रहता है श्रमिकों की। इससे क्या होता है, इस तरह की जो खेती हो जिसको सघन खेती कहते हैं। रिकार्डो की इस मान्यता को लेकर चलें कि खेती में उत्पत्ति जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का जो प्रिंसिपल होता है, यानी कि ह्रास नियम जो होता है, उत्पत्ति ह्रास नियम होता है, वो लागू होता है यहाँ पे। अर्थात भूमि के एक ही खेत उत्पत्ति के एक साधन को स्थिर रखते हुए, बाकी के जो उत्पादन है उसको स्थिर रखते हुए, श्रम और पूंजी की इकाइयों में उत्तरोत्तर वृद्धि की जाती है। तो उत्पादन में घटती हुई दर से वृद्धि होती है, मतलब बढ़ तो रहा होता है लेकिन घटती हुई दर से वो बढ़ रहा होता है। तो खेती पर श्रम और पूंजी के अत्यधिक उपयोग से किस प्रकार इसका जो प्रतिफल है वो घटता हुआ प्राप्त होता है, यानी कि रिटर्न मिल रहा होता है लेकिन वो घटता हुआ रिटर्न होता है। तो श्रम और पूंजी की इकाइयों, जैसे मैं एक छोटे से उदाहरण की बात करूं कि अगर हम किसी भी खंड, भूमि के किसी खंड पे हमने श्रमिकों की संख्या जैसे एक पहले श्रमिक लगा रखा था और उसको हम बढ़ा के 3 कर देते हैं, तो जो कृषि उपज है, मान लो पहले 20 किलो आ रही थी तो वो घट के मान लो 9 किलो रह जाती है अगर। तो ऐसा क्या हो रहा है कि इससे क्या होता है, लगान प्राप्त होता है। क्या इस भूमि पर लगान प्राप्त होता है? तो मतलब ये एक मेरा प्रश्न है कि क्या लगान प्राप्त होगा? हाँ, उत्तर यही है कि हाँ, प्राप्त होता है। जैसा कि हमने भी 5वीं यूनिट में पढ़ा था कि साधन मांग का जो वक्र है वो किस तरह से काम करता है। साधन का जो मांग वक्र है वो परिवर्तनशील कारकों का सीमांत उत्पाद वक्र होता है। तो इस मांग का प्रयोग कुल उत्पाद में श्रम के हिस्से को ज्ञात करने के लिए किया जाता है, यानी कि श्रम का हिस्सा कितना है उसमें। तो जो भी मजदूरी बिल या सरप्लस मिलता है उसी को हम लगान या रेंट कहते हैं इस केस में। माफ कीजिएगा। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन या विस्तारित खेती क्या चीज है। ये मान लिया गया है कि उत्पत्ति के केवल 2 ही साधन। अब विस्तारित खेती को समझते हैं कि एक्सटेंसिव कल्टीवेशन है क्या। विस्तारित खेती के अंतर्गत उत्पादन में वृद्धि के लिए खेती के लिए अनुपयुक्त भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाकर खेती करना प्रारंभ कर दिया जाता है, क्योंकि हमारी जो डिमांड है वो ज़्यादा है और लेकिन जो सप्लाई है वो कांस्टेंट है। तो हम क्या करते हैं, उस सप्लाई को थोड़ा थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी खेती की ज़मीनें जो उपयुक्त नहीं है खेती के लिए, उनको भी हम क्या करते हैं, खेती के लिए उपयुक्त बनाकर उस बढ़ती हुई मांग को कोप अप करने की कोशिश करते हैं, ताकि हम उस डिमांड को या उस मांग को पूरा कर सकें बाजार की। तो ऐसा ऐसा विस्तारित खेती में किया जाता है। तो इसमें हम कर क्या रहे हैं कि भूमि की बढ़ती मांग के अनुसार जब अधिक से अधिक भूमि खेती में प्रयुक्त की जाने लगती है, तो भी खेती के समस्त टुकड़े एक समान तरीके के उपजाऊ नहीं होते। कि हम अगर मान के चलें कि हमारे पास 5 तरह के खेत हैं, एक ज़्यादा उपजाऊ है, एक कम उपजाऊ है, तो फिर भी अगर हमारी जो कम उपजाऊ है वहाँ पे लागत ज़्यादा आएगी। तो छोटा सा एक एग्जाम्पल इसको लेते हैं, एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास 5 तरह के खेत उपलब्ध हैं, ABCDE 5 तरह के खेत उपलब्ध हैं, जो इनकी उपज के अनुसार घटते हुए क्रम में है। यानी कि A की उपज ज़्यादा हो रही है, B की उससे कम हो रही है, C की उससे कम हो रही है, D की उससे कम हो रही है, E की बिल्कुल कम हो रही है, सबसे कम हो रही है। तो इसमें A को हम मानते हैं कि सर्वाधिक उपजाऊ है और E खेत जो है वो सबसे कम उपजाऊ है। तो प्रारंभ में जो किसान होगा वो A भूमि पे खेती शुरू करेगा। इससे उसको सर्वाधिक उपज प्राप्त होगी। उपज का मतलब उसको लाभ ज़्यादा होगा उसमें।
अब मान लीजिए जनसंख्या बढ़ रही है, तो जनसंख्या में वृद्धि होने से क्या होगा कि कृषि वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी। तो वो क्या करेगा कि वो सोचेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा और पैदा करें, प्रोडक्शन उत्पादन बढ़ाएं। तो वो क्या करेगा कि ए भूमि पर उत्पादित खाद्यान्न की बढ़ती मांग को पूरा क्योंकि नहीं कर पाएगा, तो इस अवस्था में कृषक ए की तुलना में कम उपजाऊ भूमि जो है बी, उसमें खेती करना शुरू करेगा। अब ए के समान ही आगत आने पर भी बी से उतना उत्पादन प्राप्त नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो कि हमें ए से प्राप्त हो रहा था, क्योंकि बी जो है वो कम उपजाऊ भूमि है। तो इस प्रकार कृषि उत्पादों की जो बढ़ती मांग है उसको पूरा करने के लिए वो क्या करेगा, वो सी, डी और ई भूखंडों पर भी खेती के लिए जाएगा, तो उस पर भी खेती करना शुरू करेगा। अब ये मानी हुई बात है कि ई भूखंड जो है वो सबसे कम उपजाऊ है, इसलिए उससे ज्यादा रिटर्न या कह लें सरप्लस जो हो वो प्राप्त नहीं होगा। तो ए से सबसे ज्यादा सरप्लस हमको मिलेगा, और बी में उससे कम, सी में उससे कम, और ई में सबसे कम सरप्लस हमको मिल रहा होगा। ये जो सरप्लस है यही हमारा असल में लगान कहलाता है। इस केस में लगान को अर्जित करने के लिए किसी भूखंड पर उत्पादित कृषि उत्पाद का बाजार मूल्य खेती की लागत से अधिक होना चाहिए। अगर लागत हमारी ज़्यादा है और हमारा जो भी कृषि का जो जो उत्पादित वस्तु का जो मूल्य है बाजार में कम मिल रहा है, तो हम ऑब्वियस सी बात है कि हम लॉस में जा रहे होंगे। तो हम क्या करेंगे, कोशिश हमारी ये रहती है हमेशा कि जो हमारी लागत हो वो कम रहे और जो बाजार मूल्य वो ज़्यादा हो, ताकि हमारा जो सरप्लस अमाउंट है यानी लगान हमको मिल सके उस खेती से। तो भूखंड पर उत्पादित कृषि उत्पाद का बाजार मूल्य अगर खेती की लागत से अधिक होगा तभी हमको सरप्लस मिलेगा, यानी कि अधिशेष मिल पाएगा, यानी लगान की उत्पत्ति, लगान मिल पाएगा, जो कि ए भूखंड के मामले में ज्यादा ही होगा, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि वहां पे उत्पादन ज्यादा है और ई में सबसे कम। निम्न गुणवत्ता वाली भूमि पर खेती की लागत हमेशा ऊंची होती है। जहाँ पे हमारी उपज की जो गुणवत्ता अगर कम है, भूमि की गुणवत्ता कम है, लगान होगा वो हम ज्यादा मिल पाएगा। तो इस प्रकार लगान खेती की कुल लागत के ऊपर उत्पाद के बाजार मूल्य के ऊपर से जो प्राप्त अधिशेष होता है वही हमारा लगान होता है। रिकार्डो ने जब ये सिद्धांत दिए थे तो उन्होंने कुछ मान्यताओं को अपने मस्तिष्क में रखा था, तो उन मान्यताओं के बारे में भी बात कर लेते हैं कि उन्होंने 6 तरह की मान्यताओं को रखा था अपने मस्तिष्क में, या अगर आप पढ़ेंगे कभी रिकार्डो का सिद्धांत तो उसमें आपको 6 मान्यताएं मिलेंगी। सबसे पहली मान्यता ये है कि जो अर्थव्यवस्था है हमारी वो पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में होनी चाहिए, पूर्ण परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, स्वतंत्र फर्में काम कर रही हों, गवर्नमेंट का कोई भी हस्तक्षेप ना हो उसमें। दूसरा है कि भूमि की जो आपूर्ति है वो सीमित है। अब ये मान के चलते हैं रिकार्डो अपने सिद्धांत में कि जो भूमि की आपूर्ति है वो हमेशा स्थिर रहती है, सीमित है, तो हम उसके लैंड यूज को बढ़ा नहीं सकते, उसी लैंड में हमको अपने सारे दायित्वों का निर्वाह करना है। खेती में जो ह्रासमान उत्पत्ति का नियम होता है वो लागू होता है, जिसको हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी कहते हैं, यानी कि जो 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 रिटर्न्स हैं हमारे एक थोड़े थोड़े बढ़ते, मतलब डिमिनिशिंग रिटर्न्स होते हैं, यानी कि जो बढ़ रहे होते हैं लेकिन घटती हुई दर से बढ़ रहे होते हैं, ऐसे ऐसे। और जो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होती है, मार्जिनल रिटर्न्स होते हैं, एक समय पे जाके जीरो हो जाते हैं। तो इसी को हम ह्रासमान उत्पत्ति का नियम भी कहते हैं। तो ये नियम जो होता है वो रिकार्डो के सिद्धांत में यहाँ लागू होता है। लगान केवल भूमि को ही प्राप्त होता है, नहीं कि अगर हम किसी रेंट की बात कर रहे हैं तो रेंट जो होता है वो केवल आपकी भूमि से ही संबंधित है, इसको हम और चीज़ों में इस्तेमाल, और चीज़ों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। अब भूमि में हमारी मशीनें भी आ जाती हैं, भूमि भी आ जाएगी, खनिज भी आ जाएंगे, तो वो केवल वहीं पे तक सीमित होता है। और लगान कीमत से निर्धारित होता है, यानी कि अगर वस्तु जो भी उत्पादित हो रही है भूमि के ऊपर उसकी जैसी भी कीमत है बाजार में, तो उसी से उसका लगान निर्धारित होगा कि किसान को किसी भी खेती पे या भूस्वामी को किसी खेती पे कितना रेंट या लगान की प्राप्ति हो रही है। इसके अलावा जो इसके अलावा जो और मान्यता है वो है कि खेती भूखंडों की उर्वरता आधारित गुणवत्ता के क्रम में की जाती है, यानी कि अगर हमारी उर्वरा शक्ति की जिस धरती की ज़्यादा है उसमें ज़्यादा खेती होगी और जिसकी कम है उसमें कम होगी खेती, या उत्पादन उसमें कम होगा,
हम उसकी उत्पादन क्षमता को बढ़ा सकते हैं, लेकिन उसमें हमारी फिर लागत बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हम सबसे अधिक जो उपजाऊ भूखंड होगा पहले उस पर खेती करेंगे, फिर उससे कम उपजाऊ होगा उस पर खेती का सबसे बाद में उसमें खेती करेंगे जिसमें सबसे कम उपजाऊ भूमि होगी। तो ये कुछ रिकार्डो की मान्यताएं थी जिनको उसके सिद्धांत में रखा गया है। इसके अलावा रिकार्डो की जो सिद्धांत है उसमें हम लोकेशन को भी समझते हैं कि जो भूमि की स्थिति है वो किस तरह से लगान पे का निर्धारण करती है। लगान सिद्धांत, रिकार्डो की लगान सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू लगान के निर्धारण में भूखंड की स्थिति भी होती है कि वो भूखंड कहाँ स्थित है। सिद्धांत का कथन यह है कि मिट्टी की उर्वरकता से इतर मतलब इसके अलावा कृषि उत्पादक खेत से बाजार तक लाने में जो भी परिवहन यानी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आती है उसके अंतर के कारण भी लगान उत्पन्न होता है। जैसे और ये मानी हुई बात है कि अगर हमारा खेत जो है वो बाजार से अगर दूर होगा तो उस केस में क्या होगा कि हमारी जो खर्चा है, लागत है, वो बढ़ जाएगा। तो खर्चा जब बढ़ेगा तो हमारा लगान का पोर्शन कम हो जाएगा, रेंट का पोर्शन कम हो जाएगा। तो इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कृषि उत्पादों की जो मांग में वृद्धि के चलते बाजार में उत्तरोत्तर दूर स्थित भूखंड जो भी होते हैं यानी बाजार से जो दूर होते हैं उनको भी खेती में मिलाना शुरू कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो ट्रांसपोर्टेशन की जो लागतें हैं वो बढ़ जाती हैं, परिवहन की लागतें उनमें वृद्धि होने लगती है। तो जो भूखंड बाजार के निकट होते हैं उनकी उपज की परिवहन लागतें कम होती हैं तथा जो भूखंड जो बाजार से दूर होंगे उनकी जो परिवहन लागतें होंगी वो ज्यादा होंगी, ज्यादा दूर से उनको लाना पड़ेगा। तो उसमें हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, परिवर्तन लागतें जो है वो बढ़ जाती है। इसलिए बाजार के निकट वाले भूखंड का जो लगान है वो ज्यादा मिलता है और जो बाजार से दूर के जो भूखंड होते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, वहां का जो रेंट होता है वो कम मिलता है। तो ये मानी हुई बात है। जैसे आपका एक ऑफिस है, आप कहीं ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, जहाँ पे ऑफिस ज्यादा होते हैं वहाँ के आसपास घरों का जो किराया होता है वो ज्यादा होता है क्योंकि आपको वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उतनी बेयर नहीं करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप दूर से आ रहे हैं, किसी ऐसे एरिया से आ रहे हैं जहाँ से आपका ऑफिस बहुत दूर है, तो आप घर ऐसी जगह लेंगे जहाँ पे आपका रेंट कम हो। ये इस केस में भी समझा जा सकता है। जैसे मैं अभी आपको एक उदाहरण के रूप में बताने की कोशिश कर रहा था कि रेंट का जो निर्धारण है वो लोकेशन के हिसाब से भी होता है, भूमि की स्थिति के हिसाब से भी होता है। कुछ आलोचनाएं भी हैं रिकार्डो के सिद्धांत की, उनको भी हम यहाँ पे आपके समक्ष रखना चाहेंगे। रिकार्डो के सिद्धांत की आलोचना इन वाक्यों में समाहित की जा सकती है कि वास्तविक कृषि बाजारों में पूर्ण प्रतियोगिता नहीं होती है। अगर हम ओरिजिनल अपनी जो मार्केट होती है उसमें देखें तो पूर्ण प्रतियोगिता तो आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। ज़्यादातर मिक्स्ड इकोनॉमी या मिक्स्ड मार्केट ही होती है। तो श्रेष्ठतम और निम्नतम गुणवत्ता वाली भूमि के जो बीच अंतर भूस्वामी या कृषक जो भी होता है, खेतिहर होता है, द्वारा प्रौद्योगिकी और आगतों को प्रयुक्त किए जाने के कारण भी होता है तथा इन्हें प्रयुक्त किए जाने से लागत आती है। अगर हम किसी भी भूमि के अंदर लगा वो देखना चाहेंगे कि उसकी उर्वरा शक्ति कैसी है, उसकी गुणवत्ता कैसी है भूमि की, तो हम क्या कर सकते हैं, हम अलग अलग तरीके की भूमि की गुणवत्ता को बढ़ा या घटा सकते हैं। आज प्रौद्योगिकी का युग है। इस प्रौद्योगिकी युग में हम उर्वरकता, अगर हम अच्छे उर्वरक यूज करें तो जो उपयोगिता है किसी भी भूमि की वो बढ़ सकती है, उत्पादकता बढ़ सकती है। लेकिन हाँ, उसमें लागत आती है। तो इसके ये भी एक इसकी आलोचना ही करता है इस सिद्धांत की। कोई भी भूखंड उर्वरकता की दृष्टि में कितना भी श्रेष्ठ क्यों ना हो, लेकिन यदि वो बाढ़ ग्रस्त एरिया में है या झाड़ झाकर यानी कि कम उपजाऊ है या बंजर भूमि है, या ये मान के चलिए कि कोई विवादग्रस्त निजी स्वामित्व है उसमें, तो ऐसे ऐसे केसेस में, ऐसे स्थितियों में उस पर अर्जित होने वाला लगान हमेशा कम ही रहता है। उसमें लगान की वृद्धि नहीं हो पाती, कम हो पाती है। तो भूमि की मौलिक एवं अविनाशी शक्तियां जो समस्त आलोचनाओं के बावजूद रिकार्डो द्वारा जो भी सिद्धांत दिया गया है लगान का, वो आर्थिक प्रगति से उत्पन्न अनार्जित विभेदीकृत यानी कि जो अनअर्न्ड डिफरेंशियल सरप्लसेस होते हैं जिन्होंने सारे विश्व में नीति निर्माता जितने भी हैं
उनकी कृषि विकास से जुड़ी नीतियों के निर्माण में सहायता की है हमेशा। तो ऐसे समय में हम ये मान सकते हैं कि रिकार्डो का सिद्धांत ज़्यादातर अच्छा ही है। कुछ आलोचनाएं हो सकती हैं, लेकिन ये रिकार्डो का सिद्धांत हमारी सहायता ही करता है इन कृषि विकास से जुड़ी नीतियों को बनाने में। भूस्वामियों को जो भी प्राप्त अनअर्न्ड सरप्लस होता है, यानी कि अनार्जित अधिशेष है, ने भारत एवं अनेक जैसे देशों में जमींदारी उन्मूलन, जैसे जमींदारी प्रथा पहले चलती थी, उसको खत्म करने में और बहुत सारे भूमि सुधार में लाने में मार्ग प्रशस्त किया है। तो रिकार्डो का सिद्धांत की आलोचना जरूर है, लेकिन आलोचना के बावजूद एक अच्छा सिद्धांत ये रिकार्डो का माना जाता है। इसके अलावा जो अगला सिद्धांत के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है मार्शल का लगान सिद्धांत। मार्शल ने आभासी लगान के बारे में कुछ बताने की कोशिश की थी कि इसका आभासी लगान क्या चीज़ होती है। तो रिकार्डो की लगान की अवधारणा को उत्पत्ति के अन्य साधनों तक विस्तारित करते हुए अल्फ्रेड मार्शल ने एक क्वाजी रेंट या आभासी लगान की अवधारणा को प्रस्तुत किया था। मार्शल ने इसे उत्पत्ति के अन्य साधनों द्वारा अर्जित अधिशेष के रूप में परिभाषित किया है। मार्शल की आभासी लगान की अवधारणा रिकार्डो की लगान की दीर्घकालीन अवधारणा से इतर एक अल्पकालीन अवधारणा, यानी कि बहुत छोटे समय के लिए होती है। दीर्घकालीन अवधारणा नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए होती है। फिलॉसफी जो है छोटे समय के लिए है। रिकार्डो की अवधारणा तो दीर्घकालीन अवधारणा है और जो लंबे समय तक प्रश्न उपस्थित रहती है, लेकिन ये क्वाजी रेंट या आभासी लगान जो होता है वो थोड़े समय के लिए रहता है। इस अवधारणा को एक मकान की उदाहरण से आसानी से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में मेट्रो का निर्माण शुरू होने जा रहा है, ऐसी सूचना आपको मिली, तो मकानों की मांग में वहाँ पे क्या होगा, अचानक वृद्धि आ जाएगी। तो इस मांग के सापेक्ष अगर मकानों की आपूर्ति को यकायक एक साथ बढ़ाना, तुरंत बढ़ाना संभव नहीं हो पाता है, तो मकानों की मांग में वृद्धि मकानों की कीमतों में वृद्धि कर देगी, जिससे मकान बेचने वालों को एक सरप्लस आय की प्राप्ति होगी, अधिशेष की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार की जो एकाएक वृद्धि हो जाती है आय में, इसको हम कहते हैं आभासी लगान, उसको कहते हैं क्वाजी रेंट। तो इस प्रकार इस क्षेत्र में मकानों की मांग में वृद्धि हो जाने से उनके किराए में भी वृद्धि हो जाएगी। तो जो किराया भी हमारा बढ़ रहा है उस क्षेत्र का, उसको भी हम क्वाजी रेंट या आभासी लगान ही कहेंगे। इसी तरह से प्रतियोगी संतुलन में आभासी लगान जो होता है वो दीर्घ काल में समाप्त हो जाता है। यानी कि अगर अब जैसे हम मेट्रो का ही निर्माण की बात कर रहे हैं, मेट्रो का निर्माण कुछ समय तक, जब तक उसका निर्माण चल रहा है या तक निर्माण नहीं हो जाता है, यानी कि व्यवस्था जो होती है, जो अर्थव्यवस्था जो है वो जब तक समतुल्य नहीं हो जाती है तब तक तो हमको उसका फायदा दिखाई देता है, क्वाजी रेंट का फायदा दिखाई देता है। लेकिन लंबे समय तक वो आपको दिखाई नहीं देगा। दीर्घकाल में जो होता है लंबे समय बाद वो खत्म हो जाता है या कम हो जाता है, समाप्ति हो जाता है पूरी तरह से। तो स्टूनियर और हेग इसी तरह के दो इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने एक बात कही है जो कि बिल्कुल सही है कि अल्पकाल में मशीनों की आपूर्ति स्थिर है, चाहे उन्हें कम मुद्रा का भुगतान किया जाए या ज्यादा किया जाए, इसलिए वे एक प्रकार का लगान अर्जित करती हैं। दीर्घकाल में यानी लंबे समय तक ऐसा जो लगान होता है वो विलुप्त हो जाता है, क्योंकि ये कोई वास्तविक लगान नहीं है, ये एक अल्पकालिक पारितोषिक है, यानी कि बहुत कम समय में अल्पकाल में मिलने वाला एक रिवॉर्ड है, पारितोषिक रिवॉर्ड है या पारितोषिक रेंट कह सकते हैं इसको, जो हमें बहुत कम समय के लिए मिलता है। भूमि का मामला कुछ अलग है, क्योंकि भूमि जो होती है वो एक प्रकृति से हमको निःशुल्क उपहार के रूप में मिली है, तो हम इसको दोबारा से उत्पादित नहीं कर सकते। ऐसी चीजें जिनको मानव बना सकता है उनका तो उत्पादन हम बढ़ा सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि भूमि जो है वो उसकी जो स्थितियां हैं वो हम दोबारा से उत्पादित नहीं हो सकती हैं, तो अल्पकाल एवं दीर्घकाल में इसकी आपूर्ति जो होती है पूर्तियां इनइलास्टिक होती है, इसलिए भूमि को दीर्घकाल में भी लगान प्राप्त होता है। यानी कि जैसा लगान आज की डेट में मिल रहा है वैसे ही लगान बाद के समय में भी मिलता रहेगा, तो दीर्घकाल तक लगान प्राप्त होता रहता है। और ये आभासी लगान है धीमे धीमे कम होते होते समाप्त हो जाता है। इस प्रकार भूमि एवं पूंजीगत मशीनें दोनों की अल्पकाल में आय जो होती है वो एक जैसी होती है।
अब हम इसको आवासीय लगान और लगान के बीच में जो भेद है इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें भेद है क्या। दो रूपों में आवासीय लगान का स्वरूप, लगान जो दो रूपों में आवासीय लगान का जो स्वरूप है वो लगान जैसा ही होता है। आवासीय लगान उत्पन्न होता है, कैसे उत्पन्न होता है? क्योंकि जब मानव निर्मित वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है तब लगान तब उत्पन्न होता है जब भूमि की मांग में वृद्धि हो जाती है। जो आवासीय लगान है, जैसे अभी हमने आपको मकान का एक उदाहरण दिया कि मकान अगर किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे आपकी मेट्रो कंस्ट्रक्शन शुरू और मेट्रो की संरचना शुरू हो रही है वहाँ पे मकानों की, क्योंकि ये सब मानव निर्मित चीजें, लेकिन जो भूमि है हमारी वो मानव निर्मित नहीं है, वो तो प्रकृति से हमको प्राप्त है। तो जो उसका लगान है वो उत्पन्न होता है, ठीक है ना। आवासीय लगान हमेशा मानव निर्मित वस्तुओं के लिए ज्यादा रहता है। मानव निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति अल्पकाल में स्थिर होती है, भूमि की आपूर्ति भी स्थिर होती है। पहले अगर हम अल्पकाल में देखें तो दोनों की स्थितियां एक जैसी होती हैं, लेकिन अगर हम दीर्घ काल में जाना शुरू करें तो आवासीय लगान जो होता है वो धीमे धीमे आपका खत्म हो जाए। तो दोनों के बीच में बुनियादी अंतर ये है कि आवासीय लगान अल्पकाल में मानव निर्मित वस्तुओं की आपूर्ति स्थिर होने के कारण उत्पन्न होता है, और दीर्घ काल में आवासीय जो लगान है वो धीमे धीमे विलुप्त हो जाता है। जबकि भूमि पर अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में ही लगान उत्पन्न होता रहता है, क्योंकि भूमि की जो आपूर्ति है वो अल्पकाल एवं दीर्घकाल दोनों में ही स्थिर होती है। ऐसा नहीं कि आज की डेट में अगर वो हमारे पास भूमि कम आ रही है तो हमको आज से 10 साल के बाद भूमि ज्यादा मिलने लगी, उसकी तो जो क्वांटिटी है भूमि की वो सीमित है, वो उतनी है, लेकिन वो हमेशा स्थिर रहती है। इसलिए जो लगान उससे मिलता रहता है वो हमेशा स्थिर रहता है। और आभासी लगान एक अस्थायी घटना है जो दीर्घकाल में मानव निर्मित वस्तुओं एवं आपूर्ति बढ़ जाने की में पर नहीं पाई जाती, क्योंकि अगर प्रोडक्शन जो कर रहे हैं, मानव निर्मित वस्तुओं की आप सप्लाई कर रहे हैं, वो बाद में जाके बढ़ जाती है। शुरुआत में हो सकता है उसकी उत्पादन कम हो जिस वजह से जो मानव निर्मित वस्तु उसकी आपूर्ति ना हो पा रही हो, लेकिन एक समय के बाद जब उसका प्रोडक्शन यानी उत्पादन बढ़ जाता है तो उसकी जो आपूर्ति है वो आसानी से होने लगती है। तो जो ये आभासी लगान है ये धीमे धीमे कम हो जाता है। लेकिन जो भूमि पे लगान मिल रहा होता है वो चाहे अल्पकाल हो चाहे दीर्घकाल हो, दोनों में ही एक जैसा रहता है। तो क्या होता है कि जो भूमि की आपूर्ति का जो वक्र है इसीलिए स्ट्रेट होता है, और जो लगान इससे उत्पन्न हो रहा होता है वो हमेशा स्थिर बना रहता है, एक जैसा बना रहता है, वो हमेशा उत्पन्न होता रहता है। ऐसा नहीं कि आज है और कल वो रेंट हमको नहीं मिल रहा होगा, वो कल की डेट में भी हमको वो रेंट उसका मिल रहा होगा। तो ये जो अभी हमने आपको सिद्धांत बताया ये मार्शल ने दिया हुआ था सिद्धांत, उसके बारे में बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है, मॉडर्न थ्योरी ऑफ रेंट है। तो लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है मार्शल के लगान सिद्धांत का एक सुधार है। इसमें जो कुछ सुधार हुए हैं, कुछ इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्रियों ने इसमें कुछ सुधार किए हैं, उस पर आधारित है। तो यह सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया के रूप में भिन्न प्रकार का होता है, भिन्न प्रकार का है, थोड़ा सा अलग है। तो आधुनिक सिद्धांत में लगान का निर्धारण मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा किया जाता है। जो डिमांड है हमारी और जो सप्लाई है उनमें कैसी कैसी पावर है उसके द्वारा इसका सिद्धांत किया जाता है। ये सिद्धांत जो है ये बताता है कि भूमि भले ही कितनी उपजाऊ क्यों ना हो, इसकी आपूर्ति की सीमितताओं के कारण लगान उत्पन्न होगा, हमेशा उत्पन्न होगा। तो लगान का जो आधुनिक सिद्धांत है वो पूर्ण प्रतियोगिता हो, समरूप उत्पादन हो तथा सभी भूखंडों का समान रूप से गुणवत्ता का होना, ये इन जैसी मान्यताओं पे आधारित होता है कि एक जैसा थोड़ा बाजार हो, समरूप हो, भूखंड भी एक जैसे हो, उनकी गुणवत्ता भी, अगर खेती की जमीन है तो वो भी एक जैसी हो। तो इन मान्यताओं पे आधारित है। इतना ही नहीं कि लगान भूमि की सीमांत पे निर्भर करता है तथा इसके मांग का जो कर्व होता है, यानी कि डिमांड कर्व होता है, वो भी नीचे की तरफ गिरता हुआ होता है, जो ये बताता है कि लगान की नीची दर पर अधिक भूमि की मांग की जाएगी। यानी कि अगर लगान यानी रेंट अगर कम होता जाएगा तो हमारी जो डिमांड है उस भूमि की वो बढ़ जाएगी। तो किसी व्यक्तिगत फर्म का जो आपूर्ति वक्र है वो पूर्णतः बेलोजदार होता है, यानी कि परफेक्टली इनइलास्टिक होता है, यानी कि आपको सीधी एक वर्टिकल लाइन मिलेगी उसमें।
किंतु सभी भूस्वामियों के लिए ये ऊपर उठता हुआ होता है, ये ऊपर की तरफ जाता है, जिसका अर्थ ये है कि लगान की ऊंची दर पर अधिक भूमि उपलब्ध होगी। यानी कि अगर कहीं पे रेंट बढ़ रहा है तो उसके लिए हम क्या करने की कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा भूमि उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे, नहीं कि सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आपूर्ति वक्र के नीचे का जो क्षेत्र होता है, अगर हम उसका ग्राफ खींचे ऐसे कि ये हमारा डिमांड कर्व है और ये हमारी सप्लाई का कर्व है, तो जो इसके नीचे का जो क्षेत्र होता है ये बेसिकली अंतरण आय को दिखाता है। इसको हम ट्रांसफर अर्निंग भी कहते हैं। इसको दिखाता है कि किसी साधन का जो वर्तमान उपयोग है उसको उसमें बनाए रखने के लिए एक न्यूनतम आय होती है जो चाहिए होती है, तो इसको हम एक तरह से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हैं। उस जो भी फैक्टर है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी अवसर लागत भी कह सकते हैं। ये सर्वाधिक उपयुक्त उपयोग में पूंजी, श्रम, भूमि को प्राप्त होने वाली आय है। इसे एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए कि एक भूखंड है हमारे पास जिसमें कपास उगाने की जो लागत है वो 100 रुपये है। अब अगर हम इसमें गेहूं भी उगाना चाह रहे हैं इसी भूखंड में और लागत उतनी भी आ रही है, तो किसी भी तरह की कोई अंतरण आय हमको नहीं प्राप्त हो रही है। तो हम क्या करने की कोशिश करेंगे, मान लीजिए हमने उसमें सोयाबीन बोई और सोयाबीन बोने की जो लागत है अगर वो 70 रुपये रह जा रही है, तो जो हमें 30 रुपये मिल रहा है ये हमारी ट्रांसफर अर्निंग है, यानी कि अंतरण आय होती है। और इस तरह से अगर हम लगान निकालना चाहें कि हमें लगान कितना प्राप्त होगा, तो जो वास्तविक आय है अगर उससे हम अंतरण आय को माइनस कर दें तो हमको लगान मिल जाता है। यानी कि जो एक्चुअल अर्निंग हमको यहाँ पे हो रही है उससे माइनस कर दें तो हमें एक तरह से 40 रुपये का ये आधुनिक जो सिद्धांत है वो ये बताता है। तो अगर हम इसका ग्राफ जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भूमि के मांग और आपूर्ति वक्रों को अगर हम कहीं दिखाने की कोशिश करें तो जो जो ये अगर स्ट्रेट लाइन है पे हमारा आपूर्ति कर्व बन रहा है और ये हमारा डिमांड कर्व आ रहा है, तो जो कटान बिंदु हमको मिल रहा है ये हमारा संतुलन बिंदु होता है। तो यहाँ पे संतुलित कीमत होती है, यहाँ पे जितनी भी कीमत आपकी मिलेगी इस संतुलन बिंदु पे ये हमारी संतुलित कीमत होती है। और इसी के हिसाब से जितना भी इतना इतना मात्रा का जो लगान है वो भूखंड के स्वामी उठा लेते हैं, उठाने के लिए तैयार रहते हैं हमेशा ये संतुलन बिंदु पे। तो आपूर्ति वक्र ये भी बताता है कि विभिन्न कीमतों पर भूमि की कितनी इकाइयां आपूर्ति की जा सकती, कितनी सप्लाई की जा सकती है। इसीलिए आपूर्ति कर्व को नीचे का जो भाग होता है इसी को हम इसीलिए जो उसके जो संतुलन बिंदु के जो नीचे का जो भाग होता है इस नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, अंतरण आय कहते हैं। और ऊपर का जो क्षेत्रफल होता है इसके वो हमारा आभासी लगान को बताता है कि हमारा क्वाजी रेंट है उसका। क्योंकि भूमि की आपूर्ति का जो आपूर्ति की जो प्रकृति है वो हमेशा कैसी होती है, वर्टिकल होती है, बेलोजदार होती है। इसलिए हम क्या कर सकते हैं कि अलग अलग तरीके के वक्रों को उसमें दिखा सकते हैं कि एक अगर हमारा ग्राफ एक सीधे ऐसे जा रहा है आपूर्ति का कर्व, एक हमने बढ़ते हुए क्रम में दिखाया, एक हमने थोड़ा इलास्टिक दिखा दिया। तो उसमें क्या होता है, हमको एक आय का ग्राफ मिल जाता है। उसमें अगर हम दिखाने की कोशिश करें तो ग्राफ मिल जाता है। तो ये क्या करता है, नीचे का उसका जो क्षेत्र है वो हमेशा ट्रांसफर अर्निंग को दिखाएगा, उसके नीचे का जितना भी क्षेत्र है, और जो ऊपर का क्षेत्र है वो हमारा आभासी यानी क्वाजी रेंट को दिखाता है। और इसके अलावा जो हमारी साधन उसमें साधन से जो कुल आय मिल रही होती है उसमें हमारे अंतरण आय का टोटल ही आता है, यानी दोनों अंतरण आय उसमें शामिल होते हैं। तो इस तरह का वक्र हम बना सकते हैं, उससे हमको ये पता लग जाता है कि किसी भी भूमि उपयोग या कोई भी साधन की हम बात करें उसमें किस तरह से अंतरण आय को और किस तरह से देखा जाएगा। ध्यान है कि ये मैंने हमने हम इस बारे में बात कर चुके हैं। तो हाँ, इस सिद्धांत की अगर मान्यताओं को देखें तो ये क्या कहता था कि पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होनी चाहिए। भूमि की जो मौलिक और अविनाशी शक्तियां हैं जिन्हें हम टेक्नोलॉजी से यानी प्रौद्योगिकी के सारा या कृत्रिम तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसके आधार पर इसकी आलोचना भी हुई है। हम ये मान के चल रहे हैं इसकी आलोचना भी हुई है, लेकिन फिर भी जो रिकार्डो का सिद्धांत है वो ज़्यादातर हमको बैलेंस करता है। जो मार्शल का सिद्धांत है वो अंतरण आय की अवधारणा पर आधारित है। तो इसी के आधार पर
आभासी लगान की अवधारणा विकसित की गई है। मार्शल के लगान को भूमि से प्राप्त होने वाली कुल वास्तविक आय अंतरण आय के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया है और इसे आभासी लगान का नाम दिया, जो भूमि के साथ साथ उत्पत्ति के अन्य सभी साधनों को प्राप्त होता है।